सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह, आपका बायोलॉजी मेंटर, हमारे यूट्यूब चैनल राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके बाद सीधे हम लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ। मैंने कहा अगर हम बात करते हैं माइटोसिस सेकेंड की, यहाँ पे मैंने मियोसिस फर्स्ट के बारे में तो बेसिकली जो भी है उसे बता दिया है। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि अगर सेकेंड कैटेगरी की बात करें, बेसिकली ये क्या है, मियोसिस सेकेंड है, तो ये कैसा होता है। मैंने कहा यहाँ पर इसको हम इक्वेशनल बोल रहे हैं। इक्वेशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई भी सेल मियोसिस सेकेंड से अगर गुजरे तो उसके क्रोमोसोम नंबर में किसी भी तरह का कोई चेंज हमें देखने को मिलता नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं कि मियोसिस सेकेंड जो होता है इट इज जस्ट लाइक टू द माइटोसिस। ये किसकी तरह होता है? मैंने कहा मियोसिस सेकेंड माइटोसिस की तरह होता है, मतलब समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं ये स्टेटमेंट, इट इज जस्ट लाइक टू माइटोसिस। ये किसकी तरह होता है? ये माइटोसिस की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो रिड्यूस हो नहीं रहे हैं, बेसिकली वो तो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। अगर हम अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं, सपोज यहां पर मैंने क्या लिया है, ये जो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद जो सेल का स्टेज होता है, इस पर्टिकुलर सेल स्टेज में मैंने बोला कि यहां पर जो डीएनए का अमाउंट होता है, डीएनए की जो मात्रा है, वो सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं यहां पर क्या है, मैंने कहा ये जो है बेसिकली 10 पिकोग्राम है। क्या है? 10 पिकोग्राम। पीजी मतलब पिकोग्राम। पिकोग्राम वो पर्टिकुलर इकाई है या यूनिट है जिसमें हम डीएनए की मात्रा, अमाउंट ऑफ डीएनए को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड हो जाएगा, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो अगर यहाँ पे डीएनए की जो मात्रा है, डीएनए का जो कंटेंट है, अमाउंट ऑफ डीएनए 10 पिकोग्राम है, तो अगर 10 पिकोग्राम के बाद जैसे ही माइटोसिस सेकेंड होगा, तो ये बेसिकली ये जो आपको 4 टोटल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में ये जो 10 पिकोग्राम है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सभी में यहाँ पर डीएनए का जो अमाउंट होता है वो क्या मिलेगा हमें, 5 पिकोग्राम। इसमें भी 5 पिकोग्राम और इसमें भी क्या मिलेगा, 5 पिकोग्राम ही मिलेगा। जनरली यहीं से ही एक क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली कोई भी सेल का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दे आपको, और उससे जो है बेसिकली उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसा ही मिले। मैंने कहा सपोज ये कोई सेल दे देगा और उसमें यहां लिख देगा मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, यहां पे लगा देगा क्वेश्चन मार्क, मतलब यहां पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा। फिर अगेन वहां पे दे देगा कि मियोसिस सेकेंड और आगे लगा देगा क्वेश्चन मार्क, मतलब यहां पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा। ठीक है, हमने ये स्टडी किया। अब मैं इन सभी चीजों को वन लास्ट टाइम जो है, वन मोर टाइम आपको जो है रिवाइज करवा रहा हूं। फिर सीधे हम आएंगे प्रोफेज फर्स्ट पे, और प्रोफेज फर्स्ट में कौन सा हम पढ़ेंगे, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि लेप्टोटीन क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि मियोसिस जो है टर्म वाज गिवन बाय द फॉर्मर एंड मुरे। यहां पे 4 टोटल सेल्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, 4 प्रकार के पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है एज कंपेयर टू द पेरेंटल सेल क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस 2 टाइम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो केवल सिंगल टाइम होता है। यहां पर मियोसिस को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मियोसिस फर्स्ट इज आल्सो नोन एज हेटेरोटाइपिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन, असमकारी विभाजन बेसिकली कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम भी कहते हैं। इसको मैंने जो है बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, एक है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में यहाँ पे 4 फेजेस लिए हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेज क्या होता है, यहाँ पर प्रोफेज होता है। प्रोफेज में मैंने बेसिकली क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, और मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया, लालू जरा पानी दे देना, मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस बताया है आपको। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पर एक पाथवे बताया है सेल का, कि सेल जैसे ही मियोसिस फर्स्ट से गुजरे तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, और अगर ये मियोसिस सेकेंड
से गुजरे तब क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि मियोसिस सेकेंड जो होता है उसे होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं या फिर इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और जैसे ही हम इसकी बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो चेंज होता नहीं है, गुणसूत्रों की संख्या तो परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज्ड रहती है। इसीलिए हम कहते हैं इट इज जस्ट लाइक टू द माइटोसिस। किसकी तरह होता है मियोसिस सेकेंड? ये माइटोसिस की तरह ही होता है। ठीक है, हमने स्टडी कर लिया। अब सीधे हम नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोफेज फर्स्ट जो होगा हमारा टॉपिक होगा, और प्रोफेज फर्स्ट में हम क्या देखेंगे कि ये जो लैप्टोटीन स्टेज होता है यहां पर हमें कौन कौन सा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में हम प्रोफेज फर्स्ट में हम लैप्टोटीन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो हमारा टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली किसके बारे में, प्रोफेज फर्स्ट। ये ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का जो स्टेज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है प्रोफेज फर्स्ट। क्या कहते हैं? प्रोफेज फर्स्ट कहते हैं। अब प्रोफेज फर्स्ट जो होता है इसमें हमारा टॉपिक क्या है, इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेप्टोटीन। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है लेप्टोटीन। अब देखिए लेप्टोटीन में कौन कौन से चेंजेस जो है हमें सेल में देखने को मिलते हैं, इसे हम वन बाय वन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम क्या होता है, सबसे पहले यहां पर क्रोमेटिन जो होता है उसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन की प्रक्रिया होती है। और क्रोमेटिन में कंडेंसेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, आप जानते भी हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? क्रोमोसोम का। तो देखो मैं आपको बेसिकली ये क्यों बताने जा रहा हूं, ये देखते हैं हम पहले। मैंने कहा यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ द टाइम ये जो क्रोमेटिन है उसमें जो है बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा यहां पर कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? मैंने कहा कंडेंसेशन होता है। और जैसे ही यहां पर कंडेंसेशन हो गया, संघनन की प्रक्रिया अगर संपन्न हो गई, तो मैंने कहा क्रोमेटिन में कंडेंसेशन से क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। लेकिन यहां पे क्रोमोसोम तो बन गया, लेकिन ये क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली ये जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, मेन पॉइंट ये है। मैंने कहा अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं लेप्टोटीन स्टेज में, बेसिकली ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? ये लंबे होते हैं। एज वेल एज ये कैसे होते हैं, ये थिन होते हैं। कैसे होते हैं? मैंने कहा थिन मतलब ये पतले भी होते हैं, लेकिन लॉन्ग भी है, थिन भी है। लेकिन इसका जो आउटर अपीयरेंस होता है स्टूडेंट, बेसिकली हमें कैसा दिखाई देता है, ये मोती के समान दिखाई देते हैं। बेसिकली ये मोती के समान दिखाई देते हैं। इसके लिए जो इंग्लिश का पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म होता है वो क्या होता है, मैंने कहा यहां पर क्रोमोसोम हमें कैसे दिखाई देते हैं, यहां पर क्रोमोसोम हमें क्रोमोमियर की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह? मैंने कहा क्रोमोमियर। क्रोमोमियर जो है इसे हम बेसिकली कहते हैं ये मोती के समान कुछ इस तरह से, यहां पे इस तरह से स्ट्रक्चर जो है हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को समझाने के लिए लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम के लिए किसको यूज करते हैं, क्रोमोमियर को यूज करते हैं। मैंने कहा क्रोमोसोम तो बन चुके हैं, क्रोमोसोम लॉन्ग है, थिन है, और बेसिकली ये कैसे दिखाई देते हैं, क्रोमोमियर की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोमोमियर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, मतलब क्रोमोमियर का निर्माण किसमें होता है, उसमें आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, लेप्टोटीन मिलेगा। वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब लीड करते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। मैंने कहा ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो कुछ जो है इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। इनका अगर हम स्पेसिफिक अरेंजमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली ये कैसे अरेंज होंगे, मैंने कहा इन अ सिंगल डायरेक्शन, इन अ सिंगल डायरेक्शन। और ये मैंने कहा सिंगल डायरेक्शन में अरेंज तो हो जाते हैं। मैंने कहा क्या, सिंगल डायरेक्शन में प्रॉपर जो है केवल एक ही दिशा में अरेंज हो जाते हैं। और वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है वो किस तरफ होता है, मैंने कहा इट इज टुवर्ड सेंट्रियोल। किसकी तरफ अरेंज होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर सेंट्रियोल की तरफ जो है वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये अरेंज हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के अरेंजमेंट को जिसमें क्रोमोसोम इन ए सिंगल डायरेक्शन केवल एक ही दिशा में जो है केवल सेंट्रियोल की तरफ अरेंज होते हुए दिखाई देते हैं, व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो बेसिकली कैसे होती है, इसकी मॉर्फोलॉजी एक बुके की तरह होती है, बेसिकली जिसे हम कहते हैं एक गुलदस्ते की तरह होती है। और इसीलिए लेप्टोटीन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, बेसिकली लेप्टोटीन को कहा जाता है यहाँ पर क्या, मैंने कहा इसे कहा जाता है बुके स्टेज। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे बुके स्टेज या फिर इसे हम कहते हैं गुलदस्ता प्रावस्था। क्या कहते हैं इसे, गुलदस्ता प्रावस्था कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। यहाँ पर टू टर्म्स मैंने यूज़ किया, एक तो यूज़ किया क्रोमोमियर, ठीक है, और यहाँ
पे क्रोमोमियर यूज किया है और एक जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली ये कौन सा टर्म है, मैंने कहा बुके स्टेज। मैं आपको दोनों को वन मोर टाइम एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आखिर हमने इसे बुके स्टेज क्यों बोला है और क्रोमोमियर क्यों बोला है। सब यहाँ पे क्रोमोसोम के मॉर्फो की बात हो रही है। मैंने फर्स्ट ऑफ द टाइम बताया कि यहाँ पर कंडेंसेशन संघनन की अभिक्रिया होती है, क्रोमेटिन में क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इनका अपीयरेंस जो होता है, इनका आउटर अपीयरेंस कैसा होता है, मैंने कहा क्रोमोमियर की तरह होता है, मोती के समान दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो क्रोमोसोम अरेंजमेंट की बात करें तो ये इन्हें स्पेसिफिक सिंगल डायरेक्शन अरेंज हो जाते हैं एंड डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की तरफ क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। और इसके हम मॉर्फो को अगर हम देखें लेप्टोटीन में तो ये कैसा दिखाई देता है, एक गुलदस्ते के जैसा दिखाई देता है, बुके स्टेज भी इसीलिए हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस जो फर्स्ट होता है उसमें प्रोफेज फर्स्ट में आपको लेप्टोटीन के बारे में बता दिया। अब हम सीधे लीड करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टेज होता है, आप सभी को पता है ये क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड स्टेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे स्टेजेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे ही डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, जो भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सेल डिवीजन में सबसे ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन बनने का अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से होता है किसी भी एग्जाम में तो वो प्रोफेज फर्स्ट होता है, क्योंकि ये जो 5 फेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर जाइगोटीन में क्या होने वाला है। लेकिन जाइगोटीन को बेसिकली यहाँ पर हम कैसे स्टडी करेंगे, वही जो मेरा तरीका है कि यहां पर हम टर्म्स को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड करके इसके पीछे के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, इसके हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे और उसी से ही बहुत से करेक्टर, बहुत से ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी जाइगोटीन में होता है। देखिए यहां पर जाइगोटीन की बात करते हैं, मैंने कहा ये जो बेसिकली 2 टर्म से बने होते हैं, ग्रीक लैंग्वेज के 2 टर्म से बने होते हैं। बेसिकली जाइगो का मीनिंग क्या होता है, देखिए जाइगो का मीनिंग होता है पेयर, क्या होता है, पेयर। पेयर का मतलब होता है युग्म या फिर इसी को कहते हैं जोड़े बनना। ठीक है, और टीन का मतलब क्या होता है, टीन का मतलब होता है थ्रिड, क्या होता है, थ्रिड होता है, जैसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने कहा थ्रिड को कहते हैं धागा। तो यहां पर देखिए ये जो टर्म मैंने निकाला है बेसिकली क्या है, जाइगो रिप्रेजेंट द पेयर एंड द टिन रिप्रेजेंट द थ्रिड। यहां पर क्या होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं, या फिर क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं जिसमें ही चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, तो बेसिकली वो क्या होते हैं, पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, मतलब युग्मन करते हैं, बेसिकली जोड़े बनाते हैं जाइगोटीन स्टेज में। यहां पर पेयरिंग किसका होगा, हम सीधे इसकी बात करेंगे। मैंने कहा पेयर तो हमने समझ लिया, लेकिन यहां पे पेयरिंग किसका होगा, देखिए यहां पर पेयरिंग होता है किसका, हम यह स्टडी करने वाले हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। किसका होता है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, समजात गुणसूत्र जो होते हैं ना, उसी का क्या होता है यहाँ पे, मैंने कहा पेयरिंग होता है, युग्मन होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको कि किस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का, समजात गुणसूत्र का यहाँ पर क्या होता है, युग्मन होता है, उसके पेयर्स बनते हैं, जोड़े बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये तो स्टडी कर लिए, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जोड़े बनते हैं। लेकिन उस डायग्राम को बताने से पहले एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसी पर्टिकुलर जाइगोटीन स्टेज में क्या देखा जाता है स्टूडेंट। बेसिकली यहां पर देखा जाता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर बनते हैं, तो उसके पेयर के बीच में बेसिकली एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे स्टार पॉइंट मार्क कर रहा हूं। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज जनरली सीन बिटवीन द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उसके पेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। हम देखेंगे कि ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना किससे होता है, इट इज जनरली मेड अप विद द डीएनए। किससे बना होता है, मैंने कहा ये डीएनए से बना होता है, एज वेल एज यहां पर प्रोटीन भी पॉसिबल है, या फिर हम इसको सिंपली ये कह दें ये किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है, और किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अब यहां पे सीधे हम डायग्राम स्टडी करते हैं कि आखिर ये जाइगोटीन में पेयरिंग कैसे होता है क्रोमोसोम का। देखिए मैंने यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बना दिया, ये क्या है, सेंट्रोमियर है। क्या है ये, सेंट्रोमियर है, और ये क्रोमेटिड इसका यहां से जुड़ा हुआ है, ये क्रोमेटिड है। मैंने कहा ये क्रोमोसोम हो गया, क्या हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया। और अगेन हम इसकी यहां पर अगर बात करें, बेसिकली ये क्या है, इसका सेंट्रोमियर, और ये मैंने बना दिया है क्रोमेटिड, और ये क्या है, ये भी क्रोमेटिड है। अब
बेसिकली यहाँ पर ये पेयर तो हमने बना दिया, और ये है क्या, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन इनके बीच में मैंने कहा इसका पेयरिंग हो गया, लेकिन इसके बीच में क्या बन रहा है, मैंने कहा यहाँ पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस किस से बने हुए हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बेसिकली किससे बने हो सकते हैं, ये देखिए ये बने हो सकते हैं डीएनए से या बने हो सकते हैं प्रोटीन से। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो यहां पर पेयरिंग हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको कहा जाता है मोनोवैलेंट। क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, मोनोवैलेंट। इसको भी क्या बोलते हैं, मैंने कहा इसको भी कहा जाता है मोनोवैलेंट ही कहते हैं। लेकिन यहां पर दोनों मोनोवैलेंट आपस में मिलकर के क्या बना सकते हैं, ये दोनों मोनोवैलेंट जो है वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, बाइवैलेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाइवैलेंट बनाते हैं। लेकिन आप इतना जानते हैं कि मोनो का मीनिंग ही क्या होता है, 1 होता है। बाई का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा 2 होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर बाइवैलेंट का फॉर्मेशन भी जाइगोटीन में होता है। लेकिन एक नोट पॉइंट जो यहां पर डिस्कस करने वाला हूं वो क्या है, अगर यहां पे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आपको नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम दे, मतलब किसी भी जीव में अगर अगुणित प्रकार के गुणसूत्रों की संख्या जो है आपको दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ बाइवेलेंट क्या होगा, तो सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं इस नोट पॉइंट में ये क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ बाइवेलेंट की अगर बात करें, मैंने कहा अगर हम नंबर ऑफ बाइवेलेंट की बात करते हैं तो ये कहा जाता है नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। क्या होता है, नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है। यहां पर मैं इसको वापस से समझा दूंगा। मैंने बोला कि बेसिकली ये जो नंबर ऑफ बाइवेलेंट होता है वो किसके बराबर है, किसके इक्वल होता है, मैंने कहा किसी भी पर्टिकुलर जीव में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो हैप्लॉइड नंबर होता है, मतलब उनके जो गुणसूत्रों की अगुणित गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसके जस्ट बराबर क्या होता है, बाइवेलेंट होता है। बाइवेलेंट कैसे बना, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है इनके बीच में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है और ये मोनोवैलेंट और मोनोवैलेंट बेसिकली आपस में जुड़ के बाइवेलेंट बना रहे हैं। तो हमने यहां पर नोट तो पॉइंट यहां पे डिस्कस किया, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज अगर हम यहां पर एग्जांपल ले लें, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम ह्यूमन का ही एग्जांपल लेने जा रहे हैं। किसका, अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लें, मैंने कहा ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है आप सभी को पता है। मैंने कहा ह्यूमन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये क्या है, मैंने कहा 46 होता है। कितना होता है, 46। लेकिन आप जानते हैं 46 तो डिप्लॉइड स्टेज में होता है ना, मैंने बेसिकली इसी को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हैप्लॉइड यहां पे क्रोमोसोम के नंबर की बात करते हैं तो बेसिकली ये कितना होता है, 23 होता है। तो अगर हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज जस्ट इक्वल टू द 23, तो हम क्या कहेंगे उस केस में नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ बाइवेलेंट हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर के ही तो क्या होता है, सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर ह्यूमन के लिए जो नंबर ऑफ बाइवेलेंट होगा वो कितना होगा, 23 होगा। तो ये बहुत बार क्वेश्चन जो है यहां से पूछा भी जा चुका है। प्रीवियस स्टेट पीएमटी जब हुआ करते थे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हम यहां पर जाइगोटीन को स्टडी कर रहे हैं। यहां पर सारे पॉइंट जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, इसीलिए मैं आपको वन मोर टाइम रिवाइज करने जा रहा हूं। बेसिकली क्या पढ़ा हमने, देखिए मैंने कहा कि जाइगोटीन जो है बेसिकली ये 2 ग्रीक लैंग्वेज के टर्म से बने हुए हैं। बेसिकली जाइगो का मीनिंग होता है पेयर और टीन का मतलब क्या होता है, थ्रिड होता है। यहां पर बेसिकली कौन सा इवेंट देखने को मिलता है, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन यहां पर जो मैंने आपको पर्टिकुलर टर्म नहीं बताया ये क्या है, ये जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो बेसिकली उसको क्या कहते हैं, जब ये क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं तो इसे कहा जाता है सिनेप्सिस। क्या कहते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर बेसिकली आपको सारे ही इवेंट जो है इंपॉर्टेंट ही देखने को मिलेंगे कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, फिनोमिना को हम सिनेप्सिस कहते हैं। और यहां पे जो है उन पेयर्स के बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। मोनोवैलेंट आपस में मिलकर के बाइवेलेंट बनाते हैं। बाइवेलेंट के
नंबर जो है वो नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम के क्या होता है, इक्वल होता है नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन द ह्यूमन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, 23 होता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। मैंने आपको प्रोफेज फर्स्ट में जो स्टार्टिंग के इनिशियली 2 स्टेज हम स्टडी करते हैं, लैक्टोटीन और जाइगोटीन, इन दोनों के बारे में जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन था वो हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टडी किया है। सीधे हम लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टेज की तरफ। आप जानते हैं मैंने आपको एक सीक्वेंस सिखाया हुआ है, लालू जरा पानी दे देना। लालू और जरा मतलब लेप्टोटीन और जाइगोटीन को हमने स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे पानी दे देना को, मतलब 3 स्टेज हमें पढ़ना है। एक तो पढ़ना है पेकाइटिन, एक पढ़ना है डिप्लोटीन और एक पढ़ना है डाइकेनेसिस। तो पेकाइटिन को हम स्टडी करते हैं, जो हमारा 3rd स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का होता है, विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ द मियोसिस। ठीक है, हम देखते हैं 3rd स्टेज कि अगर इस 3rd स्टेज की बात करते हैं, बेसिकली 3rd स्टेज को कहा किया जाता है, पेकाइटिन। तो हमने कहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है पेकाइटिन। अब देखिए पेकाइटिन स्टेज में जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उसके लिए जो है बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक प्रॉपर डायग्राम देखते हैं और डायग्राम के साथ साथ ही यहाँ पर मैं आपको चेंज क्या क्या होते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने जो प्रीवियस जाइगोटीन में जो मोनोवेलेंट आपस में मिलकर के बाइवेलेंट बनाए थे, बेसिकली वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने कहा ये देखिए, मैंने सपोज ये सेंट्रोमियर लिया, सेंट्रोमियर से इस तरह से मैंने कहा ये जो है क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये भी मैंने क्या लिया, सेंट्रोमियर लिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या बना दिया, मैंने कहा बेसिकली ये क्या है, ये क्रोमेटिड हो गए, आपस में मिलकर के इन्होंने क्रोमोसोम फॉर्म किया। लेकिन मैंने कहा ये पर्टिकुलर ये जो स्टेज है ये क्या था, ये था बेसिकली मोनोवेलेंट। क्या था, मैंने प्रीवियस स्टेज में ही बताया है, ये मोनोवेलेंट है। ये भी क्या है, मैंने कहा ये भी मोनोवेलेंट है। ये दोनों ही आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे बताइए, मैंने कहा ये बाइवेलेंट बनाएंगे। बाइवेलेंट के फॉर्मेशन तक तो हमने जाइगोटीन में भी देखा, लेकिन अब क्या होने वाला है, अब बेसिकली ये जो बाइवेलेंट होते हैं वो भी आपस में कंबाइन होते हैं। यहाँ पे टेट्रावेलेंट मतलब टेट्राड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका, मैंने कहा यहाँ पे टेट्राड का फॉर्मेशन होने वाला है पेकाइटिन में, और टेट्राड के फॉर्मेशन में हम देखेंगे क्या, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर क्या है, सपोज अब ये क्या बनाएंगे, मैंने कहा सपोज ये जो है ये स्टेज जो मैं बनाने जा रहा हूं ये क्या है, ये बाइवेलेंट का स्टेज है। क्या है, बाइवेलेंट का स्टेज है। और ये देखिए ये पर्टिकुलर मैं अगेन क्या ले रहा हूं, यहां पर बाइवेलेंट ले रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ बाइवेलेंट मैंने कितने लिए यहां पर, नंबर ऑफ बाइवेलेंट मैंने यहां पे 2 लिए हैं। ठीक है, मैंने कहा बेसिकली ये भी क्या है, बाइवेलेंट है, ये भी क्या है, बाइवेलेंट है। तो बेसिकली ये भी क्या है, मैंने कहा ये है बाइवेलेंट। क्या है, ये बाइवेलेंट है। और ये भी क्या लिया है मैंने, ये लिया है बाइवेलेंट। और ये बाइवेलेंट ही आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे बताइए, मैंने कहा ये दोनों बाइवेलेंट आपस में कंबाइन होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये जो है बेसिकली टेट्रावेलेंट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। टेट्रावेलेंट जो होता है जनरली इसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसी को टेट्राड भी कहते हैं, चतुष्क अवस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं, टेट्राड भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर अगेन हम रिपीट करने वाले हैं कि मोनोवेलेंट बाइवेलेंट बनाए। यहां पर 2 बाइवेलेंट जो है आपस में मिलकर के टेट्रावेलेंट बनाते हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन दोनों ही बाइवेलेंट के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैंने कहा ये क्या है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पर्टिकुलर क्या है, मैंने कहा ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में तो मैंने आपको अभी भी बताया कि ये डीएनए और प्रोटीन से क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया स्टेजेस। अब हम देखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर टेट्रावेलेंट के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये टेट्रावेलेंट मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहां पर 2 टर्म्स आने वाले हैं। वो कौन कौन से टर्म है, एक होता है बेटा सिस्टर क्रोमेटिड और एक होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, हम इस टेट्रावेलेंट के डायग्राम से समझेंगे। देखिए मैंने कहा पर्टिकुलर इस बाइवेलेंट को देखिए, ऊपर वाले बाइवेलेंट को देखिए, यहां पर ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, और ये दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं, बेसिकली मैं इस क्रोमेटिड की बात कर रहा हूं, इस क्रोमेटिड की बात कर रहा हूं, ये दोनों क्रोमेटिड तो केवल एक सिंगल क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर हम ऐसे क्रोमेटिड की बात करें जो केवल एक पर्टिकुलर एक सिंगल एक ही क्रोमोसोम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे बोलेंगे कि सिस्टर क्रोमेटिड जो है इट इज अ क्रोमेटिड, इट इज अ क्रोमेटिड। ये क्या होते हैं, क्रोमेटिड तो होते हैं, लेकिन क्रोमेटिड ऑफ व्हाट, क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। क्या है ये, मैंने कहा ये है क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम, किसी भी एक क्रोमोसोम, किसी भी एक गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड होता है, केवल एक सिंगल वही गुणसूत्र के क्रोमेटिड की बात करें तो बोलेंगे इसको क्या, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हम किसे बोलें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम एक सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रहे थे तो हमने बोला सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन अब देखिए ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दो अलग अलग क्रोमोसोम है, जिसे हम कहते हैं क्या, मैंने कहा इसे ही तो कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जो आपस में जो है एक समान दिखाई देते हैं, समजात गुणसूत्र की बात कर रहा हूं। तो अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड की बात करेंगे, मैंने कहा कि सपोज अगर ये क्रोमेटिड लेते हैं, मैंने कहा इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड, तो ये बेसिकली क्रोमोसोम कैसे हैं, मैंने कहा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और इस तरह से मैंने कहा कि ये बेसिकली क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। इसको मैं वापस से यहाँ पे रिवाइज करने वाला हूँ कि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोला है। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन सा क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है बेसिकली। ये बेसिकली क्या है, मैंने कहा ये क्रोमेटिड ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है ये, मैंने कहा क्रोमेटिड ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, मैंने कहा ये कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए एक बार और समझाने वाला हूं कि प्रॉपर अगर एक सिंगल क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की बात करें तो ये दोनों क्रोमेटिड क्या है, जो कि एक सिंगल में प्रेजेंट है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, और ये दोनों अगर क्रोमोसोम की बात करें, दो अलग अलग क्रोमोसोम की बात करें जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, तो इसका एक क्रोमेटिड, इसका एक क्रोमेटिड, वो क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। तो मैंने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को क्या बोलेंगे, अब होमोलोगस बोला है इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे नॉन सिस्टर। एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड की बात करेंगे तो बोलेंगे हम यहां पर क्या, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन मैंने आपको सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में क्यों बताया, क्यों, क्योंकि हम तो बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, पेकाइटिन पढ़ रहे हैं। तो पेकाइटिन के लिए क्या कहा जाता है कि यहां पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है बेसिकली इसमें हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है, और इस प्रोसेस की तो हम यहां पे बात करने वाले हैं। यहां पर जो प्रोसेस हमें देखने को मिलता है वो बेसिकली कौन से क्रोमेटिड में देखने को मिलता है, आई रिपीट, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में देखने को मिलता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपने सुना भी होगा, इसी को ही कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे ही कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। लेकिन यहां पर क्रॉसिंग ओवर बेसिकली कौन से क्रोमेटिड में होता है ये इंपॉर्टेंट है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, सिस्टर क्रोमेटिड की बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली मुझे पहले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को समझाना पड़ा, उसके बाद में अब मैं कह पा रहा हूं कि चूंकि आप नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को समझ चुके हैं तो यहां पर क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में पेकाइटिन स्टेज में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा। लेकिन यहां पे क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है इसकी डिस्कवरी किसने की। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा कि बेसिकली ये क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है जनरली इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी की थी किसने, इसका नाम था मॉर्गन। क्या नाम था, मॉर्गन। एक साइंटिस्ट थे मॉर्गन और एक थे कैसल। क्या नाम था, कैसल। मॉर्गन और कैसल ने बेसिकली क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के बारे में बताया और इन्होंने पर्टिकुलर किस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल इन द एक्सपेरिमेंट में किया, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट में किया, वो बेसिकली वो जो है ये बेसिकली इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किस स्पीसीज को लिया था, इन्होंने ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर को बताया। किसमें, ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर को इन्होंने क्या किया,
एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हमने ये देखा, मैं आपको वन मोर टाइम बताने वाला हूं कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है। और ये जो मॉर्गन और केसल थे, मॉर्गन और केसल ने क्या किया, ड्रोसोफिला में क्या बताया, मैंने कहा क्रॉसिंग ओवर के बारे में कंप्लीट बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूं, क्या अब हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली ये क्रॉसिंग ओवर होगा कैसे, हम ये देखते हैं। देखिए एक और डायग्राम में बनाने वाला हूं, यहां हमने टेट्रावेलेंट के बारे में एक्सप्लेन कर लिया। अब सीधे हम लीड करते हैं क्या, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है इस पर्टिकुलर फेज का ही, बेसिकली हम उसमें क्या बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर बेसिकली क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है हम इसकी बात करेंगे। तो ये देखिए मैंने कहा ये मैं बनाने वाला हूं अगेन बाइवेलेंट, और हम देखेंगे कि यहां पर बेसिकली ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली यहां पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बाइवेलेंट बनाया कि बाइवेलेंट कैसे बनता है। बेसिकली यहां पर मैंने लिया ये एक सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर में ये क्रोमेटिड ले लिया, और देखिए मैंने कहा सपोज इसके बाइवेलेंट में किस तरह से ये आपस में ज्वाइन करते हैं और इनके बीच में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, मैंने कहा बेसिकली अगर हम इस पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर क्रोमेटिड की बात कर रहे हैं, तो यही तो क्या है, मैंने कहा यही तो है सिस्टर क्रोमेटिड। और ये सिस्टर क्रोमेटिड इस तरह से आपस में क्या हो जाते हैं, मैंने कहा क्रॉसिंग ओवर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिला है जिसे मैंने क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर, इस क्रॉसिंग ओवर में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में तो हो रहा है, मैंने कहा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है जैसे ही क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मैंने कहा यहाँ पर एक नोड्यूल लाइक जो है स्ट्रक्चर बनते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ पर एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और इस नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मैंने कहा इस नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या कहते हैं इसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होते हैं वो जनरली इसका जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली किस तरह के एंजाइम से ये नोड्यूल बने होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ये जो पेकाइटिन स्टेज जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो बेसिकली यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है स्टूडेंट, ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम से बने होते हैं। किससे, मैंने कहा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज मेड अप विद द रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम कौन कौन से एंजाइम से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम जनरली किससे बने होते हैं, ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है बने होते हैं एंडोन्यूक्लियस से। किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये बने होते हैं एंडोन्यूक्लियस। किससे, मैंने कहा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, और इसके साथ साथ इसी रिकॉम्बिनेज एंजाइम में क्या होता है, लाइगेजेज एंजाइम भी होता है। कौन सा, मैंने कहा ये जो लाइगेजेज या लाइगेज एंजाइम होता है और एंडोन्यूक्लियस होता है, बेसिकली इन दोनों एंजाइम से क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम बनता है। और रिकॉम्बिनेज से बेसिकली कौन बना हुआ है, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना हुआ है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कैसे बनता है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इन द पेकाइटिन स्टेज। ठीक है, यहां पर जो भी बातें हमने यहां पे डायग्राम में डिस्कस किया है इन सभी चीजों को वन मोर टाइम हम रिवाइज करने वाले हैं। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोनोवैलेंट आपस में बेसिकली मैंने कहा ये मोनोवैलेंट जो होते हैं ये भी मैंने कहा बेसिकली ये जो है ये पेरेंटल है। क्या है ये, मैंने कहा ये पेरेंटल है, पैतृक गुणसूत्र को बताता है, और ये जो है बेसिकली मदर या फिर मैंने कहा ये मैटरनल क्रोमोसोम है। क्या ये मैटरनल क्रोमोसोम है। बेसिकली ये मोनोवैलेंट और मोनोवैलेंट से बेसिकली पहले क्या बना, बाइवैलेंट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, टेट्रावैलेंट। इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अगर हम क्रोमेटिड ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम की बात करें तो मैंने कहा उसको सिस्टर क्रोमेटिड, दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें तो मैंने कहा उसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है,
ये जो नॉन सिस्टोक्रोमेटिड होता है उसमें ही क्रॉसिंग ओवर हमें पेकाइटिन स्टेज में देखने को मिलता है। इसकी डिस्कवरी किसने की? मॉर्गन और कैसल ने की। और क्या बताया बेसिकली किसमें की? तो ड्रोसोफिला में उन्होंने जो है क्रॉसिंग ओवर की डिस्कवरी की। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज होता है टेट्रावेलेंट के बाद, हमने कहा अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो नॉन सिस्टोक्रोमेटिड मैंने बताया है ये आपस में क्या हो जाते हैं, मैंने कहा ये आपस में क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं। क्रॉसिंग ओवर में यहाँ पर कुछ एक नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इस नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, जो बने किससे होते हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम से बने होते हैं। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो एंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज से बने होते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमने मियोसिस फर्स्ट जो प्रोसेस होता है उसको हमने बेसिकली प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, जो है एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट में डिवाइड किया। उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट में जो है हमने यहाँ पर कौन से स्टेज की बात कर ली? हमने यहाँ पर लेप्टोटीन की बात की है। उसके बाद मैंने जाइगोटीन बताया और उसके बाद ये जो है थर्ड स्टेज पेकाइटिन बताया। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेजेस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसे हम कहते हैं डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है स्टूडेंट? बेसिकली डिप्लोटीन में ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो डिसॉल्व होना स्टार्ट कर जाते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होते हैं, घुल जाते हैं। और इनके डिसॉल्व होने से कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, क्रोमोसोम का शेप कैसे दिखाई देगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस लेक्चर वाज ओनली अबाउट द बेसिक 3 स्टेजेस, दैट वाज फर्स्ट स्टेज। इसलिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेसिकली क्या? मैंने कहा लालू जरा पानी दे देना, मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पेकाइटिन पढ़ा। और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द रेस्ट 2 फेजेस ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट इन द मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।